वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री। उसमें लेसन चल रहा था 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें कुछ टॉपिक हम कवर कर लिए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, जिसमें से केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। और आगे की टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन चलेगा। थोड़ा थोड़ा हम टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो ठीक है, आते हैं बिना देर किए अपने टॉपिक्स पे। तो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। आज हमने चेंज पढ़ लिया था, रिएक्शन पढ़ लिया था। अब पढ़ना है इक्वेशन, पढ़ना है केमिकल का। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को ही प्रदर्शित करता है। जो हम अभिक्रिया कराते हैं उसको लिखने के फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया? तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अथवा जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन तथा प्रोडक्ट को संक्षिप्त रूप में लिखने को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये तो हम खुद बनाए हैं डेफिनेशन, आप भी बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट अलग नहीं होना चाहिए। बात वही कहनी चाहिए जो कहना है कि मतलब आप डेफिनेशन कई तरह के मिल जाएंगे, लेकिन ये ठीक, आप कुछ भी लिखिए बट अपने डेफिनेशन से भटकिएगा मत, ये बात याद रखना है। तो फिर आते हैं कि मतलब मैंने एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल इक्वेशन लिखना, ये भी तो मैंने लिखा ही है, तो ये भी तो कहते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, बट ये शब्द समीकरण है। अगर मान लीजिए हमें कोई बड़ा सा रिएक्शन कराना हो तो उसको लिखते लिखते कहाँ पहुँच जाएंगे, उतना पेज में जगह भी नहीं होगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए आया रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, जैसे कॉपर को Cu लिख दिया, आयरन को Fe लिख दिया, ऐसे छोटे छोटे सूत्र नाम दे दिया, तत्वों को नाम दे दिया, पदार्थों को, कि ये इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो छोटा शब्द समीकरण है आपके, तो शब्दों में समीकरण को शब्दों में समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये शब्द समीकरण हो गया। ये हमारा अभी रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ये है वही चीज़, मतलब घूम फिर के सब आ रहा है सब, लेकिन है वही चीज़ कि अगर आप शब्द समीकरण में लिखते हैं तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर हम किसी तत्व को शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, जैसे कॉपर को Cu, आयरन को Fe और कार्बन को C, ऐसे छोटा छोटा नाम दिए हैं, तो अगर उन सूत्रों को लिखेंगे जैसे Mg + O2 MgO, कितना छोटा सा है ना Mg, ये छोटा सा है कि नहीं? छोटा सा फॉर्म हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन हाँ, अभी भी दिक्कत है, ये समीकरण सही नहीं है। अब पूछेंगे कैसे सही नहीं है? पूछेंगे ना कि कैसे सही नहीं है? ये समीकरण सही नहीं है, हम कह दें। अगर सही है लगता है तो आप कमेंट में लिखिए। वैसे ये सही क्यों नहीं है हम बता रहे हैं। यहाँ शब्द समीकरण लिख लिया, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने कहा कि अभी मतलब उसका जैसे नामकरण किए, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, ऐसे हमने नामकरण किया है। बट लिखा तो है, हमने वही चीज़ लिखा है, बट फिर भी गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण वो होता है जो कि हम बैलेंस इक्वेशन की तरह नहीं लिखते हैं। उसमें कितने जैसे ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन का 2 मोल बन। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहे थे, 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि न तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, न तो द्रव्यमान का ह्रास हो सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का, अगर हम 4 किलोग्राम अगर हम रिएक्टेंट लेते हैं तो 4 किलोग्राम हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो अगर उसी को बैलेंस करना है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है प्रोडक्ट में, कि ये प्रोडक्ट ऑक्सीकृत कर देगा, अपचायित कर देगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे यहाँ पे Mg 1 है, O2 का अणु 2 है ना,
तो यहाँ पे हमें बैलेंस होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या कम से कम बैलेंस होनी चाहिए। परमाणु में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, पर अणु का कॉन्सेप्ट लेके हम द्रव्यमानों की संख्या बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ O2 लेते हैं तो यहाँ पे O तो एक ही है ना, तो इसको बैलेंस करेंगे। और जो इम्बैलेंस समीकरण होता है, जो बैलेंस नहीं होता है, उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ऐसे समीकरण जो समीकरण बैलेंस नहीं होते उन्हें कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस समीकरण। तो हम देखेंगे कि राइट द केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, क्यों लिखा जाता है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो शब्दों की जगह पे केमिकल फार्मूला का प्रयोग करके केमिकल इक्वेशन को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब केमिकल फार्मूला का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसको संक्षिप्त छोटा रूप में लिखा जा सकता है, समय की बचत हो सकती है। तो ये लिखने के लिए छोटा सा, मतलब इसे उपयोगी बनाने के लिए केमिकल फार्मूला का यूज करके लिखना सिखाया गया है। इसी को राइट द केमिकल इक्वेशन आपके टॉपिक्स हैं। बस लिखना है शब्दों में, मतलब शब्दों की जगह पे फार्मूला में लिखना है और उसको बैलेंस करके लिखना है। जैसे द्रव्यमान बैलेंस होना चाहिए, अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया है, आगे भी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो Mg + O2, यहाँ पे Mg का एक अणु है, O2 का एक अणु है, पर यहाँ क्या, यहाँ MgO एक था, लेकिन यहाँ पे O2 2 है, Mg एक है, तो यहाँ पे 2 Mg करेंगे और यहाँ पे 2 MgO। तो अब बैलेंस है, मतलब 2 अणु Mg के हैं तो 2 अणु Mg के हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसके आगे ब्रैकेट लगेगा, ये 2 दोनों के साथ जाएगा, Mg के साथ भी जाएगा, O के साथ भी जाएगा 2। समझ में आया कि ये 2 है, इसके साथ भी जाएगा E2 के। तो बैलेंस है समीकरण कि ये 2 Mg जो है, ये 2 अणु इसके और एक अणु, 2 अणु इसके, 2 परमाणु इसके, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अरे भैया, यहाँ जो Mg के आगे अगर 2 या ये एक अणु होता है और ये परमाणु होता है, याद है ना, यहाँ पे जो लगता है वो परमाणु है, यहाँ पे जो होता है वो अणु होता है। पता है कि नहीं, पता है? तो समझ में नहीं आया कि अगर यहाँ पे 2 Mg है, O2 2 है, O 2 है, तो यहाँ पर भी Mg 2 हो गया, O2 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया समीकरण। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित कैसे किया जाता है रासायनिक समीकरण को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हम संतुलित करेंगे रासायनिक समीकरण को। इतना देर से तो समझ में नहीं आता होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन अब समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे संतुलित किया जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगता होगा ये क्या दे दिया है, पर इजी लैंग्वेज में हम ट्राई करते हैं। वैसे आपके बुक्स के लैंग्वेज में हम बताएंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक देंगे करने का। ठीक है, तो ये देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है Fa + H2, फिर एक गिव्स Fe3O2 + H2। इधर तो Fe और H2O, मतलब Fe का एक अणु है, यहाँ पे तो 3 आ गया, परमाणु आ गया, यहाँ पे तो H2 2 है, तो यहाँ ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 4 आ गया, कैसे आ गया और कैसे बैलेंस करें? तो सबसे सिंपल फंडा है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको लिखना है इसमें लिखना है तत्व लिखना है, ठीक है, और इसमें रिएक्टेंट लिखना है और इसमें प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, कहाँ पे? तो तत्व पहले यहाँ पे अगर ये है आयरन है तो आयरन को ले लेते हैं। आयरन Fe क्यों लिखा जाता है? क्योंकि फेरस से बना है, तो इसको क्या फेरस बोलते हैं, इसलिए इसका Fe बनता है। आयरन आई से नहीं लिया जाता, Fe से लिया जाता है। ठीक है, तो F हो गया Fe, फिर हो गया इसमें F है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो H ले लिए हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, ऑक्सीजन, फिर रिएक्टेंट में कितना, यानी अभिकारक, ये अभिकारक है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये उत्पाद है।
ठीक। तो हम Fe में कितना है इसका वो क्या कितना परमाणु है, तो एक है। ठीक है, इसमें एक ही तो है, कुछ नहीं है तो एक है। फिर इसमें कितना है, इसमें 3 है, 3 दिखा। और हाइड्रोजन में इधर कितना है, 2 है, 2 है कि नहीं, तो ठीक है। फिर इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इधर फिर ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है। तो अब इम्बैलेंस दिखा, तो अब हम आते हैं इसको बैलेंस करने। अगर हमें हाइड्रोजन में फेरस को यानी आयरन को करना है हमको संतुलित, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। ठीक है, तब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, नीचे समीकरण लिखते हैं, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हो सकता है बैलेंस। चलिए इधर 3, हाँ है, बैलेंस तो हो गया। इधर भी 3 है, इधर भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया। कोई प्रॉब्लम, इतना हो गया यार। अब इधर हाइड्रोजन 2 तो बैलेंस ही है। ऑक्सीजन में देखना है, ऑक्सीजन में हम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे इंटू कौन लिखा है, हम ही लिखे होंगे, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब हमें इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा तब तो होगा। और हम किधर देखिए, अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी उधर, तो उधर हाइड्रोजन में कर देंगे। हम चेंज कर सकते हैं, बस आगे की ओर चेंज कर सकते हैं। हमारा चेंज करने का हक यहाँ पे ही है, यहाँ पर है। और पीछे हम इधर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, बस हम इसके आगे चेंज कर सकते हैं। ये रूल याद रखिएगा कि हमें आगे ही चेंज करना है। ठीक है, तो हम आते हैं, तो फिर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर फिर हम कितना लिख देते, इधर 4 हो गया, इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, तो हम इधर भी 4 लिख देते हैं। तो अब देखते हैं समीकरण बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो Fe3 है, Fe इधर 3 था, Fe3 है तो इधर Fe3 है। अभिकारक और उत्पाद बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। Fe बराबर है, इधर 3 है, हाइड्रोजन 8 है, तो इधर हाइड्रोजन 8 है, कंफर्म समझ में आया। और फिर इधर ऑक्सीजन 4 है, ये ब्रैकेट लगाने जाएगी। ठीक है, किस में जाएगा, इसमें जाएगा। 4 समझ में आया, 4 है जो हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा, ऑक्सीजन के पास भी। अगर आपके पास 2 तत्वों के आगे लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में भी आप मैथ में भी पढ़े होंगे कि वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, a+b का फार्मूला जो होता होगा, अगर a+b के आगे कुछ भी आपका अंक आता है तो आप मल्टीप्लाई दोनों से कराते हैं, एक से नहीं कराते हैं। तो वैसे ही इसमें दोनों से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई जब करा दिए तो ये देखिए, इधर ऑक्सीजन 4 था तो इधर भी 4 हो गया, और हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर भी 8 हो गया। तो अब बैलेंस है समीकरण, देखते हैं। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2O। ये समीकरण बना। ठीक है, मतलब यानी ये बैलेंस समीकरण है।
इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित आपको हर समीकरण करना होगा। एग्जाम में भी आप लिखते हैं तो आपको ये संतुलित करके लिखना होगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको आधा नंबर मिलेंगे, क्या फ़ायदा है। तो संतुलित करने सीख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो हम फिर से बताएंगे। एक बार मैं फिर रिवाइज करा दे रही हूँ कि कैसे संतुलित करना है, और एक आध और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे इधर का जितना अभिकारक आपके पास है उतना उत्पाद भी होना चाहिए, यानी उत्पाद का भी द्रव्यमान और अभिकारक का भी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, ठीक है। परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर अभिकारक Fe और इधर H2O गिव्स, यहाँ पर भी मैंने समझाने के लिए लगाया था ना, हाँ, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 बनता है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। पहले तत्व लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे और उसमें उत्पाद लिखेंगे, ठीक है। और उसका कितना अणु परमाणु है उनको डालना है। जैसे कि इसमें एक है तो एक लिख दिए, Fe में एक है। अब H2 में यहाँ पर 2 परमाणु था तो हमने 2 लिख दिया। और प्रोडक्ट में इधर 3 था तो 3 लिख दिया, और हाइड्रोजन 2 था तो 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस समझ में आया तो फिर ये समीकरण लिख देना है, तो आपको बैलेंस। और सबसे अच्छा बात है कि अगर मैं समझाऊं कि ये इतना बड़ा रूप से नहीं कर पाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म दिमाग लगा के थोड़ा सा कैलकुलस करना है, कुछ करना नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं लेती हूँ H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। कुछ करना नहीं है। तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इधर मान लीजिए हम करते हैं, इधर का हम ऑक्सीजन 2 बैलेंस करते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाता है, 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर इधर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो इधर का इम्बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 4 हाइड्रोजन करना है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दो, बैलेंस हो गया। ऐसे शॉर्ट में कर दो, जरूरी नहीं है एग्जाम फॉर्म में आएगा तो इतना, हाँ संतुलित आएगा तो एक एग्जाम्पल दे देना। अगर कहता है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है तो आप ऐसे एक डिटेल में आपको देना है, लेकिन और भी एग्जाम्पल्स मांगते हैं तो उसको संतुलित करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं। तो आपको ऐसे बैलेंस करना होगा, वो एक लाइन में ही कर सकते हैं कि इधर का जितना अणु परमाणु है इधर भी अणु परमाणु बराबर करना होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले महत्व ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपने पढ़ा होगा, तो इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि द्रव्यमान को बैलेंस करना, क्योंकि अगर हम 4 किलो का अगर रिएक्टेंस कराते हैं तो हमें 4 किलो प्रोडक्ट चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। ये द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान और भार में भी अंतर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान एक निश्चित क्वांटिटी होती है और भार अनिश्चित क्वांटिटी होती है। तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम से होता है। केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान यानी मास को न तो निर्माण किया जा सकता है, मास का न तो निर्माण होता है रिएक्शन जब कराते हैं तब, और ना ही उसको विनाश हो सकता है उसका द्रव्यमान। यानी न तो वो एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है, एक तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि न तो ऊर्जा को मिटाया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार द्रव्यमान है कि न तो द्रव्यमान को मिटाया जा सकता है न ही निर्माण किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, मतलब समझना तुमको ये है कि इसमें न तो द्रव्यमान को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कॉन्सेप्ट बराबर होना चाहिए, मतलब तुम्हारा द्रव्यमान है प्रोडक्ट की भी बराबर होनी चाहिए, रिएक्टेंट की भी बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण किया जाता है, नहीं तो कंकाली शब्द समीकरण से व्यक्त किया जा सकता, तो शब्द समीकरण डिफिकल्ट है, ठीक है। उसमें क्वांटिटी वगैरह डिनोट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उसी तरह कंकाली समीकरण भी असंतुलित समीकरण होता है, तो असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। तो वो अलग चीज़ हो गया है। ऐसे नॉर्मल लिख देना एक ढांचा तैयार करने जैसा हो जाता है कंकाली समीकरण, कि बस Cu लिख दिया और इसका ऑक्सीजन और से करा दिया तो ये CO हो गया, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा इससे अलग, मतलब वो कंकाली समीकरण एक ढांचे कैसे है ना कि एक ढांचे तैयार कर देना। घर अगर बना रहे हो तो केवल दीवार खड़ा करके तो छोड़ नहीं दोगे, उस पर लेंटर वगैरह कराओगे, फिनिशिंग कराओगे, तब तो वो मकान बनेगा,
तो उसी प्रकार है समीकरण में भी, अगर तुम समीकरण कर रहे हो तो उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो संतुलित समीकरण जैसे mg, अभी मैंने बताया संतुलित करना समीकरण कि mg + O2। हाँ, और मैंने भौतिक अवस्था एक बार बताया था कि भौतिक अवस्था में को कैसे डिनोट करते हैं, ठोस, द्रव, गैस को। तो सॉलिड लिक्विड मैंने पढ़ाया था पीछे, अगर ध्यान होगा तो याद रखना। अभी मैं बता देती हूँ कि अगर लिक्विड है तो L से डिनोट करेंगे, सॉलिड है तो S से डिनोट करेंगे, गैस है तो G से डिनोट करेंगे, और जलीय विलयन है तो AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो वैसे ही अगर ये ठोस है तो Mg ठोस होता है तो वह सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस होता है तो गैस है, और यहाँ पे MgO ठोस बना है तो सॉलिड। भौतिक अवस्था को भी डिनोट करना जरूरी होता है, उसके आगे नंबर को बैलेंस करना भी जरूरी होता है, एक तरह ढांचा नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं, मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, और ऐसे ही तुम्हें हर समीकरण को लिखना होगा। तो अब तक अगला टॉपिक हमारा होगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।